गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रचना होम साइंस पे। तो आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स परीक्षाएं काफ़ी पास आ चुकी हैं और आप लोग तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कल की वीडियो में हमने आपसे कुछ टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र विज्ञान के बारे में कुछ परिचर्चा हमने की थी। तो उसी को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आज कपास का चैप्टर डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन यानी ये चैप्टर पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ बता दें कल के बारे में। हमने कल आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान दिला देते हैं। कल हमने आपको वस्त्र विज्ञान, कल हमारी पहली क्लास थी, टेक्सटाइल की पहली क्लास थी। हमने आपको वस्त्र विज्ञान यानी टेक्सटाइल के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमने कुछ आपको पढ़ाया था। साथ ही साथ हमने कुछ वर्गीकरण भी आपको बताया था। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया था ये हम आपको ध्यान दिलाते थे। टेक्सटाइल, वस्त्र विज्ञान, टेक्सटाइल क्या है। ठीक है, वस्त्र विज्ञान के इतिहास में हमने आपको जो बताया था, तो ये जो हमने आपको बताया था वस्त्र विज्ञान हर एक अवस्था में कैसे बढ़ा, प्राचीन में कैसा था, मध्य में कैसा है और आधुनिक में कैसा है, इसके बारे में हमने कुछ बात की थी। साथ ही साथ हमने इसके मूल थ्योरी के बारे में कुछ बात की थी। तो थ्योरी के बारे में हमने क्या बात की थी, इसके जो 4 मूल सिद्धांत होते हैं वस्त्र विज्ञान के, तो लज्जाशील, अलज्जाशील, सुरक्षा और सजावट, इसके 4 मूल सिद्धांत होते हैं। लज्जाशील को हम अंग्रेजी में मॉडेस्ट्री कहते हैं और अलज्जाशील को इनमॉडेस्ट्री, सुरक्षा, प्रोटेक्टिव, सजावट को डेकोरेशन बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने इस थ्योरी में जो बात की थी रेशा की बात की थी। रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा। जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो हमको वो डायरेक्ट कपड़ा प्राप्त नहीं होता है, तो सबसे पहले हमको रेशा ही तो प्राप्त होता है। रेशा प्राप्त होता है, फिर रेशे से हम धागा बनाते हैं और कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को करके हम धागा बनाते हैं। फिर कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं उस धागे पे, तो धागे से हमारा कपड़ा बनता है। फिर कुछ प्रक्रियाएं की जाती हैं तो उनसे हमारा पहनने योग्य कपड़ा बनता है। तो इन प्रक्रियाओं के नाम क्या होते हैं ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। तो रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया जो हमारी कहलाती है, ये जो रेशे से धागा, कताई, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है कताई कहलाती है। और धागे से कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है हमारी बुनाई कहलाती है। ठीक है, और ये जो कपड़ा जो होता है, जो धागे से कपड़ा बनता है, तो डायरेक्ट वो कपड़ा हमारा पहनने योग्य कपड़ा नहीं होता है, वो कपड़ा हमारा कच्चा कपड़ा होता है, ग्रीस गुड के नाम से उसे हम जानते हैं। इसमें जब कुछ परिसज्जाएँ की जाती हैं तब ये कपड़ा हमारा पहनने योग्य कपड़ा बनता है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे सबसे पहले हम रेशे के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है इस समय वो हमारा रेशे का चल रहा है। जब रेशे का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर हम धागा पढ़ेंगे। तो अभी हम रेशे के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेशे में हमने आपको कल कुछ और बताया था। कल हमने रेशे का वर्गीकरण भी आपको पढ़ाया था। रेशे का वर्गीकरण, तो रेशे का वर्गीकरण हमारा 2 प्रकार से किया जाता है, एक तो लंबाई के आधार पे, दूसरा स्रोत के आधार पे। यही हमने आपको कल बताया था। रेशे का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। हम इसका समरअप कर रहे हैं, फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेशे का वर्गीकरण हमारे 2 प्रकार से किया जाता है, एक होता है लंबाई के आधार पर, दूसरा होता है स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फिलामेंट और दूसरा होता है स्टिपल। फिलामेंट को लंबे रेशे बोलते हैं और स्टिपल को छोटे रेशे बोलते हैं। जो कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे होते हैं यानी कि हम जो खुद से बनाते हैं, स्वयं से बनाते हैं, वो रेशे हमारे लंबे रेशे होते हैं। और जो प्राकृतिक जगत से रेशे प्राप्त होते हैं वो हमारे रेशे छोटे रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक जगत का रेशे में एक ऐसा रेशा है जो हमारा कृत्रिम जगत में आता है, यानी फिलामेंट में आता है, लंबा रेशा होता है। बाकी सारे प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं छोटे रेशे कहलाते हैं। ठीक है, फिलामेंट, फिलामेंट का मापन हम मीटर में करते हैं। जो लंबे रेशे होते हैं उनका मापन मीटर में किया जाता है और जो छोटे स्टेपल रेशे होते हैं उनका मापन हम इंच में करते हैं, सिर्फ रेशम को छोड़ करके। रेशम हमारा ऐसा रेशा है जिसका मापन मीटर में किया जाता है, यानी वो फिलामेंट के अंदर आता है, इसीलिए उसका मापन मीटर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको क्या बताया था कल, स्रोत के आधार पे हमने आपको रेशे पढ़ाए थे। एक तो हमने लंबाई के आधार पे आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आपका स्रोत के आधार पे, वर्गीकरण में लंबाई के आधार पे, स्रोत के आधार पे। तो स्रोत के आधार पे हमने कल आपको क्या बताया था,
स्रोत के आधार पर रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक जगत से प्राप्त रेशे और दूसरे होते हैं कृत्रिम जगत से प्राप्त रेशे। तो प्राकृतिक जगत से जो रेशे प्राप्त होते हैं इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्राकृतिक जगत से हमें तीन प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं, एक होते हैं वानस्पतिक जगत से यानी जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, दूसरा होता है प्राणिज जगत से जो हमको जीव जंतुओं से रेशे प्राप्त होते हैं, और तीसरा होता है खनिज जगत से जो हमको खनिज से यानी कि खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो वानस्पतिक जगत से रेशे कौन कौन से प्राप्त होते हैं? वानस्पतिक से भी तीन प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं। एक तो होता है बीज से प्राप्त सेलुलोजिक रेशा, बीज से प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं ये तीन प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं। जैसे पेड़ हमने बना दिया है तो इसमें बीज से भी प्राप्त, इसमें बीज पाया जाता है तो बीज से भी रेशा प्राप्त होता है। और तना, ये तना दिखाई दे रहा है आपको पौधे में, इनसे भी हमको रेशा प्राप्त होता है। और पेड़ में जो पत्तियाँ होती हैं इनसे भी हमको रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने आपको कल क्या बताया था, बीज से रेशे प्राप्त होते हैं उनमें कपास होता है, कापोक होता है। और तने से जो प्राप्त रेशे होते हैं उनमें आते हैं लिलन, हेम, प्रेमी, जूट, अबाका, वनीला। और थर्ड आपका जो पत्ती से रेशा प्राप्त होता है ये आपका सीसल और पिना होता है। ठीक है, अब सेकंड बात आती है आपकी प्राणिज जगत की। प्राणिज जगत में हमने आपको क्या पढ़ाया था, प्राणिज जगत से हमारे दो रेशे प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से रेशे प्राप्त जो होते हैं दो प्रकार के रेशे होते हैं, एक तो रेशम होता है और दूसरा ऊन होता है। रेशम हमारा ककून नामक कीड़े से प्राप्त होता है और ऊन जो होता है भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरा जो आता है हमारा स्रोत में प्राकृतिक जगत में खनिज से यानी खुदाई से जो रेशे प्राप्त होते हैं वो सोना, चांदी, एस्बेस्टस। ठीक है, तो हमने आपको कल इतने बारे में बात की थी। आज हम जो बात करते हैं सेल प्राकृतिक जगत की, वानस्पतिक जगत के सेलुलोजिक जगत में जो रेशा पाया जाता है बीज से, कपास, कपास के बारे में आज बात करते हैं। ये हमारा रेशा होता है कपास, कपास के बारे में हम बात करते हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कपास। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, कपास का इंट्रोडक्शन, फिर स्टेप पढ़ेंगे, फिर करेक्टर स्टेप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो कपास को हम कितने नामों से जानते हैं? ये जो हमारा सार्वभौमिक, ये जो हमारा रेशा होता है कॉटन, कॉटन को हम कितने नाम से जानते हैं? इसको हम सार्वभौमिक रेशा भी कहते हैं, इसको हम कपड़ों का राजा भी कहते हैं, इसको हम ह्यूमन फ्रेंडली भी कहते हैं और इसको हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इतने नामों से इसको हम जानते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपके अधिक से अधिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ामों में क्वेश्चन आ जाता है कि कपड़ों का राजा किसे कहते हैं। तो कपड़ों का राजा किसे कहा, जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बोलेंगे कपास को हम कपड़ों का राजा कहते हैं। ठीक है, और इसका सेकंड नाम भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम बोल सकते हैं कि वाइट गोल्ड किसका नाम है, तो कपास का ही नाम वाइट गोल्ड है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें इसके जो नाम होते हैं आप लोग याद कर लीजिएगा इनको अच्छे से, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिक से अधिक। इसके जो नाम होते हैं सार्वभौमिक रेशा, दूसरा कपड़ों का राजा भी कहते हैं, तीसरा ह्यूमन फ्रेंडली भी बोलते हैं और चौथा वाइट गोल्ड भी बोलते हैं। दूसरा स्टेप आता है आपका कपास। कपास किस भाषा का शब्द है? कपास आपका अरेबिक भाषा का शब्द माना जाता है। ठीक है, तीसरा आता है आपका, नेक्स्ट स्टेप है आपका पौधे की लंबाई, यानी कपास के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो कपास के पौधे की लंबाई फीट में भी बोलते हैं और इंच में भी मापते हैं। तो कपास के पौधे की लंबाई अगर फीट में बताएंगे तो कहेंगे 3 से 6 या फिर 4 से 6 फीट। ठीक है, अगर इंच में बताएंगे तो 2 से 3 इंच या फिर 2 से 2.5 इंच। नेक्स्ट आपका आता है कॉटन। कॉटन किससे मिलकर बना है? कॉटन आपका कॉटन से मिलकर बना होता है। और आगे आता है कि प्राप्ति, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी कि हमारा जो कपास से कॉटन की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो हमने आपको पहले ही बताया कॉटन की प्राप्ति जो है वानस्पतिक जगत के बीज से होती है। ठीक है, इसकी प्राप्ति जो है वानस्पतिक जगत से बीज से प्राप्त होती है। बीज से कपास और कापोक प्राप्त होता है। तो इस टाइम आपका जो चैप्टर चल रहा है कपास का चल रहा है, तो कपास आपका जो है वानस्पतिक जगत के बीज से प्राप्त रेशा है। दूसरी बात आती है आपकी जन्मदाता। इसका जन्मदाता कौन है? तो इसका जन्मदाता भारत है। तो भारत में कहाँ कहाँ पर इसकी इसकी खेती होती है? तो इसकी खेती जो है गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है और मध्य प्रदेश में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है उत्पादन। इसका उत्पादन कहाँ होता है? अमेरिका में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका है किस्म। इसकी किस्म कहाँ पाई जाती है? किस्म इसकी मिस्र में पाई जाती है कि मिस्र की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय होती है। तो
मिस्र की धातु जो है, मिस्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है, इसीलिए मिस्र में जो इसकी किस्म पाई जाती है। मिट्टी इसकी कैसी होती है? मिट्टी इसकी क्षारयुक्त काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसकी मिट्टी जो है क्षारयुक्त काली मिट्टी होती है। जीवन काल इसका कितने दिनों तक होता है? जीवन काल इसका 200 दिन से 1 वर्ष तक माना जाता है। क्वेश्चन आता है कि कपास का जीवन काल कितने दिनों तक होता है? तो कपास का जीवन काल जो है 200 दिन से 1 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, जीवन काल यानी कि इसकी जो फसल चक्र होता है, जीवन काल इसी को बोलते हैं, फसल चक्र को। फसल चक्र इसका जो है 200 दिन से 1 वर्ष तक होता है। अब बात आती है इसकी प्रोसेसिंग की। जो कपास होता है, कॉटन होता है, इसकी प्रोसेसिंग, कपास हमको कैसे प्राप्त होता है, कैसे इसकी जो फसल है कैसे की जाती है प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग, कपास को हम एकत्रित करते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग मतलब एकत्रित करना, पहले उसको हम एकत्रित करते हैं, फिर हम उसके एकत्रित करने पर गिनिंग मतलब बिनौले निकालते हैं। एकत्रित करने के बाद हम उसके अंदर से बिनौले निकालते हैं। तीसरा आता है आपका शॉर्टनिंग, बिनौले निकालने के बाद हम उसकी छटाई करते हैं। ठीक है, और छटाई करने के बाद बेलिंग, छटाई उसकी हम गांठें बनाते हैं। गांठें बनाने के बाद क्या किया जाता है उसमें ओपन एंड ब्लेंडिंग, फिर गांठें खोलते हैं और मिलाते हैं। ठीक है, फिर आता है इसका कार्डिंग और डबलिंग, खोलने के बाद धुनाई करते हैं। धुनाई करना जानते हैं क्या होता है? धुनाई की जाती है, उन पर पीटा जाता है, धुनाई करते हैं। धुनाई करने के बाद कॉम्बिंग, उस पर कंघी की जाती है, क्योंकि वो जो धुनाई करने के बाद जो रेशा होता है हमारा बहुत उलझा हुआ होता है, इसलिए कंघी की जाती है। कंघी करने से रेशा हमारे लंबे, कुछ रेशे लंबे प्राप्त होते हैं, कुछ रेशे हमारे छोटे हो जाते हैं उसमें। और जो कंघी करने के बाद हमारा जो रेशा है सीधा हो जाता है। ठीक है, जो हमारा रेशा खिंचा हुआ होता है, कंघी करने से रेशा हमारा सीधा हो जाता है। फिर उसको ड्राइंग, उसको खींचते हैं, यानी कि रेशे को हम कंघी करते हैं, फिर उसको खींचते हैं, एकदम सीधा करते हैं उसको खींच के। फिर उसको हम रोविंग, घुमाते हैं, घुमाना, रेशा खींचने के बाद उसको हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद स्लीवरिंग, फिर उसकी हम छोटी छोटी पोनी बना लेते हैं। ठीक है, स्लीवरिंग मतलब पोनी बनाना। फिर स्पिनिंग, पोनी बनाने के बाद हम उसकी कताई करते हैं। कताई करने के बाद फिर हम रेशे की बुनाई करते हैं। फिर बुनाई करने के बाद फिर उस पर हम फिनिशिंग, परिसज्जा करते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रोसेसिंग हो गई। फिर आता है आपके आगे आपका कपास की विशेषताएं। इसकी जो विशेषताएं इसकी क्या हैं? तो कपास की विशेषताएं 2 होती हैं, एक तो भौतिक विशेषताएं होती हैं, दूसरी रासायनिक विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम इसकी भौतिक विशेषताएं पढ़ते हैं। तो भौतिक विशेषताओं में हम क्या पढ़ेंगे? पहले इसका हम संगठन पढ़ते हैं। भौतिक विशेषता में कपास, इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है, इसका जो संगठन होता है कपास का, इसमें कार्बन का अणु पाया जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, कपास सेलुलोज की मात्रा जो होती है, कपास में जो सेलुलोज की मात्रा 90% पाई जाती है। अगर एवरेज में पूछा जाता है तो आप 70 से 90% लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर एवरेज आता है 70 से 90% या फिर 40 से 30%, तो वहाँ पर आप 70 से 90% को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे पूछा जाता है तो 90% लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जल की मात्रा। कपास में जल की मात्रा कितनी होती है? तो कपास में जल की मात्रा 5 से 8% होती है। 90% आपकी सेलुलोज की मात्रा होती है और जल की मात्रा 5 से 8% होती है। बाकी जो आपकी शेष अशुद्धियाँ निकल जाती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कपास जलने पर कैसी लौ देता है? पीले रंग की लौ देता है। जब कपास जलता है तो उसमें से कौन से रंग की लौ निकलती है? पीले रंग की लौ निकलती है। संरचना कैसी होती है? बलखाते फीते के समान। जब कपास जलता है तो उसमें पीले रंग की लौ निकलती है और उसकी संरचना जो होती है बलखाते फीते के समान होती है। नेक्स्ट आपका आता है रंग। कपास का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। लेकिन जब कच्चा कपास होता है तो वह भूरे रंग का होता है। ठीक है, कच्चा कपास हमारा भूरे रंग का होता है, फिर जो कपास हमारा तैयार होता है तो वह हमारा सफ़ेद रंग का होता है। फिर बात आती है ताप सहने की क्षमता। जो कपास में ताप सहने की क्षमता कितनी होती है? तो वह लिनन के समान होती है। लिनन आपने देखा है, लिनन का कपड़ा, तो सेम बिल्कुल उसी के समान इसकी ताप सहने की क्षमता होती है।
फिर इसके जो पॉइंट आते हैं, मेन पॉइंट्स क्या आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रेशम और ऊन से अधिक भारी होता है, जो कपास हमारा है रेशम और ऊन से अधिक भारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नमी को सोखने की क्षमता 7 से 8% होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। जो कपास है हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है, क्योंकि गर्मियों में अगर हम कपास सूती कपड़ा कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो हम तो कंफर्टेबल फील करते हैं ना, क्योंकि वो ठंडक प्रदान करता है हमको, इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। और गीली अवस्था में कपास ज़्यादा मजबूत रहता है। कपास जो हमारा गीली अवस्था में ज़्यादा मजबूत रहता है और सूखी अवस्था में वो कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है। सूती कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? तो सूती कपड़े की चमक यानी कॉटन के कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए मॉइस्चराइजिंग करते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सूती कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है, तो वहाँ पर आपको आंसर मॉइस्चराइजिंग लिखना है। ठीक है। ये सारे आपके मेन पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान से इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता की बात हो गई, और आपके नेक्स्ट में आपके रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में इसमें अम्ल का प्रभाव जो है हानिकारक पड़ता है और क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है। अम्ल का प्रभाव इसमें अच्छा पड़ता है, हानिकारक पड़ता है, और क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है। रंगों को यह अवशोषित नहीं करता, या जो हमारा कपास से रंगों को अवशोषित नहीं करता है। इस पर घरेलू ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा कपास का चैप्टर। तो हम इसका समरअप कर देते हैं। कपास, इसके नाम जो हैं इनको हम सार्वभौमिक रेशा, कपड़ों का राजा, ह्यूमन फ्रेंडली और वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। आप लोग इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। इसकी जो इसमें इस कपास अरेबिक भाषा का शब्द है। कपास की लंबाई 3 से 6, 4 से 6 फीट होती है। अगर इंचेस में पूछा जाता है तो आप 2 से 3 या फिर 2 से 2.5 इंच लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉटन। कॉटन से मिलकर बना होता है। प्राप्ति इसकी वानस्पतिक जगत के बीज से होती है। ये हमने आपको कई बार बताया है, अभी हमने आपको बताया है यहाँ पे। इसकी जो प्राप्ति है, जो पौधा है, तो ये इसकी जो प्राप्ति है इसके स्रोत के आधार पर इसकी प्राप्ति होती है। तो प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक जगत के बीज से ये कपास आपका प्राप्त होता है। ठीक है। और इसका जन्मदाता जो है भारत है। भारत में कहाँ कहाँ पे? भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसकी खेती की जाती है। उत्पादन आपका अमेरिका है। किस्म इसकी मिस्र है, क्योंकि वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। मिट्टी इसकी क्षारयुक्त होती है, काली मिट्टी होती है, और जीवनकालीन फसल चक्र इसका होता है 200 दिन से 1 साल 1 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग हमने आपको बताई है। पहले हम इसको एकत्रित करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर गिनिंग बिलौले निकालते हैं, फिर शॉर्टनिंग छटाई करते हैं, फिर ब्लैंडिंग बेलिंग, फिर इसकी गांठें बनाते हैं, फिर ओपनिंग बेलिंग खोलते हैं, फिर कार्डिंग डबलिंग धुनाई करते हैं, फिर कॉम्बिंग कंघी करते हैं, फिर ड्राइंग कंघी करने के बाद इनको सीधा करते हैं, खींचते हैं, फिर रोइंग हम उसको घुमाते हैं, फिर स्लीवरिंग हम इसकी पोनी बनाते हैं, पोनी बनाने के बाद हम स्पिनिंग इसकी कताई करते हैं, कताई करने के बाद वीविंग हम इसकी बुनाई करते हैं, बुनाई करने के बाद फिनिशिंग हम इसकी परिसज्जा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं आती हैं। विशेषताओं में भौतिक विशेषता होती है, एक रासायनिक विशेषता होती है। भौतिक विशेषता हम इसको बता रहे हैं, इसमें जो संगठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है। हमारे कॉटन में, कपास में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। तो कपास में सेलुलोज की मात्रा जो होती है 90% होती है। अगर एवरेज में पूछा जाता है तो आप 70 से 90% लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। और इसमें कपास में जल की मात्रा जो होती है 8 से 9% होती है। बाकी जो शेष होते हैं, शेष परसेंट आपकी इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट में कपास जलने पर कौन से रंग की लौ निकलती? पीले रंग की लौ निकलती है। संरचना इसकी बल खाते फीते के समान होती है। रंग इसका सफ़ेद होता है। ताप सहने की क्षमता लिनन के समान होती है। ठीक है। रेशम ऊन से अधिक भारी होता है। रेशम ऊन से जो कपास हमारा है अधिक भारी होता है। रेशम हमारा हल्का होता है, ऊन भी हमारा हल्का होता है, लेकिन कपास हमारा इन दोनों से भारी होता है। ठीक है। नमी सोखने की क्षमता 7 से 8% होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। और गीली अवस्था में कपास ज़्यादा मजबूत रहता है, लेकिन सूखी अवस्था में कपास हमारा कमज़ोर हो जाता है। और सूती कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए मॉइस्चराइजिंग नामक परिचर्या की जाती है। आप लोग ध्यान से इस लाइन को देखिए, सुनिएगा। सूती कपड़े की चमक को बढ़ाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है?
और ऊन की चमक को बढ़ाने के लिए कौन सी परिचर्या की जाती है? रेशम में कौन सी परिचर्याएँ? नहीं, परिचर्याएँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रासायनिक विशेषता। रासायनिक विशेषता में अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है और क्षार का प्रभाव अच्छा होता है। रंगों को यह अवशोषित नहीं करता है, इस पर घरेलू बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कपास का चैप्टर। कल हम आपको लीलन का चैप्टर पढ़ाएंगे, बट इससे पहले आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी टीजीटी पीजीटी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो हम लाते रहेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।